नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सत्यवती, विष्णु, वंश, शिल्पी, टीपू, संजू, पप्पू, उत्कर्ष, कविता, आप सभी को और बाकी जिन बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाई उन सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं आपका एक टॉपिक चल रहा है मराठा एम्पायर यानी कि मराठा साम्राज्य, और उसी को प्यारे बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो आप पहले टॉपिक, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं। मराठा साम्राज्य, मराठाज एम्पायर, मराठाज एम्पायर, और इसमें हम बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिसमें मैंने प्रथम राज्याभिषेक बता दिया था और आज मुझे बताना है उनका दूसरा राज्याभिषेक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था, ठीक है, किस विधि से हुआ था और किसने किया था। तो बेटा इनका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, अगर हम बात करेंगे उसकी, तो ये हुआ था अक्टूबर 1674 में। और किस विधि से हुआ था? तो आप कहोगे मैम तांत्रिक विधि से। किसने किया था? तो मैम निश्चलपुरी गोस्वामी ने। किसने किया था ये इनका राज्याभिषेक? निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा। तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा, गोस्वामी द्वारा ये इनका दूसरा राज्याभिषेक था। और आप जानते हैं इनके प्रथम राज्याभिषेक के 12वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बात करती हूं इनके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका अंतिम अभियान, इनका अंतिम अभियान यानी कि लास्ट ऐसा अभियान जिसे इन्होंने जीता था, क्योंकि इसके बाद अब होने वाली है इनकी मृत्यु। तो बेटा जी 1677 से 1678 कहा जाता है कि इन्होंने कर्नाटक जीता था, ठीक है। और बेटा आपको यह भी मैं बता दूं कि मराठों ने 2 कर लगाए थे, मराठों द्वारा लगाए गए कर। और कर क्यों लगाए जाते थे मैम? लगाए गए कर तो बेटा जी सुरक्षा के बदले में लिए जाते थे। एक होता था चौथ, ठीक है, एक होता था चौथ और एक होता था सरदेशमुखी। तो जहां जहां इनके साम्राज्य का विस्तार था वहां की जो जनता होती थी उनकी सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चे ये आपके कर लगाए जाते थे। चौथ कितना होता था? तो मैम जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। ये इनके द्वारा लगाए गए कर थे, सरदेशमुखी और चौथ। ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाई इनके द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से होते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 2 टैक्स इनके द्वारा लगाए जाते थे। टैक्स क्यों लगाए जाते थे? तो मैम सुरक्षा के बदले, मैम सुरक्षा के बदले ये टैक्स लिए जाते थे। अब सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा भाई मराठा साम्राज्य के शासक करेंगे, और शासक अकेले तो करेंगे नहीं, उनके साथ सेना भी होगी। तो उस सेना का खर्चा निकालने के लिए जो पैसा लिया जाता था वो ये टैक्स के थ्रू ही यहां पर लिया जाता था, क्योंकि पहले टैक्स ही आपकी इनकम होती थी। इन लोगों की सबसे बड़ी इनकम यही थी। फिर आते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु ये कब हुई थी? शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? कौन कौन आंसर करेगा बताओ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी?
बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, विनय ने और प्रेरणा ने आंसर किया है 1680 में। बिल्कुल सही है, 1680 रायगढ़ के किले में। एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इधर लिख देती हूं मैं। 1680 रायगढ़ के किले में। ठीक है, रायगढ़ के किले में 1680 में मैम छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज से थोड़ा नाराज रहते थे, और जब इनकी मृत्यु हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो संभाजी महाराज कहां पर हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाँ बेटा, पूरी डेट है 3 अप्रैल 1680। ये लीजिए भाई, पूरी डेट लिख दी है 3 अप्रैल 1680। अब आगे की बात सुनिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो संभाजी महाराज हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी कैद में थे, क्योंकि उनके व्यवहार से दुखी होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें कैद करवा दिया था। ठीक है, अब एक बात ये लाइन लिख लो, फिर मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान लिखवाऊंगी। अष्टमंडल या अष्टप्रधान लिखिएगा। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर दुखी होकर 1678 में उन्हें पन्हाला दुर्ग में कैद करवा दिया था। यानी इनकी मृत्यु के समय छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी कैद में हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक लास्ट इनका जो है हेडिंग देना, छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान। यानी 8 ऐसे लोग जो इनके दरबार में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। पहला था जो सबसे उच्च पद यहां पर हुआ करता था, पेशवा, इट्स लाइक अ पीएम। दूसरा होता था अमात्य अथवा मजूमदार। अमात्य अथवा मजूमदार, या तो अमात्य कह लो या मजूमदार। ये कैसे होते थे मैम? इट्स लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। और पेशवा क्या होता था? इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और ये इसमें सबसे उच्च पद था। पेशवा अष्टप्रधान में आपका सबसे उच्च पद, हाईएस्ट पोस्ट प्यारे बच्चे अगर कोई थी तो वो यही थी। ठीक है, उसके बाद होता था आपके मंत्री या वाक्यान 20, मंत्री या वाक्यान 20। मंत्री कह लीजिए या वाक्यान 20 कह लीजिए। ये कौन होता था? गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। गुप्तचर विभाग को क्या कहते हैं? स्पाई डिपार्टमेंट। गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, इट्स लाइक अ होम मिनिस्टर, जैसे गृह मंत्री होते हैं, चेयरमैन ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट होता था बेटा जी आपका सचिव या शुरूनवीस, या तो सचिव कह लीजिए या शुरूनवीस कह लीजिए।
और ये क्या करता था? राजकीय पत्र व्यवहार को देखता था, राजकीय पत्र व्यवहार को देखता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। क्लास रुक रही है, एक बार बताइए, क्लास में बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बताइए फटाफट से, मैं भी चेक कर लेती हूं। बेटा यहां पे तो भी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्स कर दीजिए। अगर ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि रुक रही है तो फिर मैं उसको यहां पर चेंज कर दूंगी आपके वाईफाई को। नो 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 नो, यस नो यस नो यस नो। अरे भैया ऐसा कैसे हो जाता है कि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती है तो मैम नो और यस आता है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पर बच्चे आप सभी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से एक बार रिफ्रेश कर लेती हूं, फिर भी अगर बफरिंग होगी तो हम वाईफाई चेंज कर लेंगे, ठीक है? अभी तो बेटा हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं रिफ्रेश कर देती हूं। चलो अब होगी नेक्स्ट, तो फिर हम वाईफाई ही चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चा? आगे आओ। अगर अब होगी तो फिर हम वाईफाई चेंज कर लेंगे, ठीक? अभी तो फिलहाल ठीक है ना? चलो फिर पढ़ लें आप। चलो तो आपका ये शुरूनवीस या सचिव जिसको हम कहते हैं, एक होता था दबीर या सुमंत, या तो आप इसको कह सकते हैं दबीर या कह सकते हैं सुमंत, और ये होता था बेटा जी विदेश मंत्री। इट्स लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है? फॉरेन मिनिस्टर। एक होता था सेनापति या सर ए नौबत, जो एक बच्चे ने अभी कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ था। एक था पंडित राव या सदर मुहतसिब। और इसका काम होता था धार्मिक मामलों को देखना। इसका काम क्या होता था? धार्मिक कार्यों को देखना। जो रिलीजियस फंक्शंस हुआ करते थे या रिलीजियस अफेयर्स हुआ करते थे, उनको देखना इसी का काम था। और एक होता था बेटा जी लास्ट न्यायाधीश। और न्यायाधीश कौन होते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो मैम न्याय देते हैं, जो मैम जज होते हैं। ठीक है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे यहां पे एक चीज बोलूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनके बाद शासक कौन बना, उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपको मैंने कल ही बताया था बेटा कि जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, तो शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन है? तो मैम एक तो उनके वो पुत्र जो कि जेल में कैद हैं, यानी कि संभाजी महाराज, और एक है इनके पुत्र राजा राम जी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज किससे नाराज थे? संभाजी महाराज से। तभी तो संभाजी महाराज को उन्होंने जेल में कैद कर रखा था। तो आप कहोगे तो फिर मैम राजा राम बने होंगे। तो जब ये कैद हैं तो राजा राम जी को ही इनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, और यह कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की यही इच्छा थी कि राजा राम जी ही उनके उत्तराधिकारी बने।
लेकिन बड़े पुत्र कौन हैं? संभाजी महाराज इनके सबसे बड़े पुत्र हैं और इसके अकॉर्डिंग शासक किसको बनना चाहिए? संभाजी महाराज को। लेकिन राजा राम जी की माता ने कहा कि संभाजी महाराज से तो वो नाराज रहते थे, वो नाराज रहते थे संभाजी महाराज से, तो भाई उनके पुत्र तो यहां पर राजा राम है, जो जिनको वो पसंद करते थे, तो उनको ही यहां पर क्या होना चाहिए? उनको ही यहां पर शासक बनना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम संभाजी महाराज कैसे बनेंगे, क्योंकि वो तो पन्हाला दुर्ग में कैद हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, अब यहां पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इनके बीच में होगा युद्ध। और किसका युद्ध होगा? उत्तराधिकार का युद्ध। जैसे ही राजा राम जी को यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तो संभाजी महाराज और राजा राम जी के बीच में होता है बेटा जी उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें संभाजी महाराज की जीत होती है और राजा राम जी की हार होती है। आप कहोगे लेकिन संभाजी महाराज तो कैद में थे, वो बाहर कैसे आ गए? तो प्यारे बच्चे संभाजी महाराज को, ये जो संभाजी महाराज हैं, इनको कैद से आजाद करवाया था, कैद से आजाद करवाया हम्मीराव मोहिते ने, जो इन्हीं के यहां पर काम करते थे। इनकी मदद से ही आपके संभाजी महाराज बाहर आए थे। तो किसने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद से आजाद, संभाजी महाराज को कैद से आजाद करवाया? तो मैम हम्मीराव मोहिते ने। कौन थे हम्मीराव मोहिते? तो ये एक सेनापति थे। कौन थे हम्मीराव मोहिते? तो मैम ये मराठा एम्पायर के अंदर सेनापति थे और इन्होंने संभाजी महाराज को पन्हाला दुर्ग से कैद करवाया और जब ये बाहर आए तब इनके बीच में ये उत्तराधिकार युद्ध हुआ, क्योंकि संभाजी महाराज ने ये कहा कि बड़ा बेटा मैं हूं और शासक भी मैं ही बनूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो शासक कौन बना अब? मैम अब जाहिर सी बात है कि शासक बनेंगे संभाजी महाराज। कब से शासनकाल शुरू होगा? मैम छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई है 1680 में, तो 1680 में ही इनका शासन शुरू होगा और शासन चलेगा 1689 तक। ये आ गए आपके संभाजी महाराज। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब ये संभाजी महाराज जो हैं, जैसे ही शासक बने, सबसे पहले तो इन्होंने अष्टमंडल को समाप्त कर दिया, इसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अष्टमंडल को समाप्त कर दिया। इनसे मदद मांगने मोहम्मद अकबर, कौन सा मोहम्मद अकबर? औरंगजेब का बेटा, जिसका पीछा करते करते औरंगजेब दक्षिण भारत तक आ गया था, बताया था ना, औरंगजेब का बेटा मोहम्मद अकबर। इनसे मदद मांगने मोहम्मद अकबर इनकी शरण में आया और किसके खिलाफ यहां पे आया था? अपने पिता के खिलाफ। इस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह। और फिर ये भागकर कहां आ गया था? मैम फिर ये भागकर आ गया था दक्षिण भारत। और जिस समय ये दक्षिण भारत आया था प्यारे बच्चे, उस समय पर अगर हम बात करते हैं, जब ये दक्षिण भारत आया तो दक्षिण भारत में इसका पीछा करते करते औरंगजेब आया और यहां पर शासन था संभाजी महाराज का। और यही वजह होगी कि औरंगजेब संभाजी महाराज की हत्या करवाएगा, क्योंकि उसे लगेगा संभाजी महाराज ने मेरे बेटे को, जो कि मेरा दुश्मन है, उसे यहां पर शरण दी है।
तो ये हत्या करवा देगा संभाजी महाराज की। और यहां पे कवि कलश जी जो कि सलाहकार हैं संभाजी महाराज के, दोनों की हत्या करवा देगा। ठीक है, तो यहां पे आया शरण में। ठीक है, अब मैंने बताया कि संभाजी महाराज के एक सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, जिनका नाम है कवि कलश जी। कवि कलश कौन है? इनके सलाहकार, एडवाइजर ऑफ संभाजी महाराज। ठीक है, इनकी पत्नी, पत्नी कौन है संभाजी महाराज की? येसुबाई। येसुबाई, येसुबाई। और इन्हीं का भाई है येसुबाई का, जो येसुबाई जो इनकी भाई हैं, इनका भाई जिसका नाम है गनोजी शिर्के, और यही है बेटा जी धोखेबाज। अभी बताऊंगी पूरी कहानी। शिर्के, इसी को कहा जाता है इतिहास में धोखेबाज। अभी मैं बताऊंगी, अभी आप लिखो कि इसे धोखेबाज क्यों कहा जाता है। येसुबाई का भाई है गनोजी शिर्के, इसको कहा जाता है धोखेबाज। और इनके बेटे का नाम है शाहूजी महाराज। शाहूजी, ठीक है, किसका बेटे हैं ये? संभाजी महाराज के बेटे हैं। शाहूजी महाराज। ठीक है, शाहूजी महाराज के बारे में याद रखना। अब यहां पे क्या हुआ, सुनिए, कहानी सुनिए कि इसे मैंने धोखेबाज क्यों लिखा है, क्यों येसुबाई के भाई को मैं कह रही हूं कि ये धोखेबाज है, या इतिहास में इसे धोखेबाज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सुनो कि जब संभाजी महाराज शासक बने हैं तो उन्हीं के समय पर दक्षिण भारत में मोहम्मद अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा है, और उसने औरंगजेब मतलब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, और उसकी वजह से वो दक्षिण भारत में भाग के आ गया और संभाजी महाराज से शरण ली। संभाजी महाराज ने भी उसे शरण दी। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और जब संभाजी महाराज को पता चला कि औरंगजेब ने उन्हें मरवाने के लिए यहां पर पूरी प्लानिंग कर ली है, तो कहा जाता है कि संभाजी महाराज और कवि कलश जी ये दोनों जाकर छिप गए थे। लेकिन ये जो गनोजी शिर्के है, गनोजी शिर्के, इसने जाकर इनका पता इस औरंगजेब को दे दिया, और इसी गनोजी शिर्के की वजह से संभाजी महाराज और कवि कलश जी को यातना देकर औरंगजेब ने मार दिया। और इनकी जो पत्नी है येसुबाई और जो इनके बेटे हैं शाहूजी, इनको कैद कर लिया, और ये औरंगजेब की कैद में शाहूजी महाराज तब तक रहे हैं जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। शाहूजी महाराज को आजाद किया जाएगा बेटा जब मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा, यानी औरंगजेब ने शाहूजी महाराज को कैद कर लिया था। तो ये पूरी कहानी थी। और धोखेबाज कौन है? ये गनोजी शिर्के, यानी कि साले ने ही जीजा को मरवा दिया। तो हर जगह धोखेबाज थे, हम ये नहीं कह सकते। विकास कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ जो पेपर में आता है। बेटा मैंने पेपर नहीं बनाया, और ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ही बता रही हूं। संभाजी महाराज से क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको वही पढ़ा दूं जो पेपर में आएगा तो फिर तो पेपर मैंने ही बना दिया, फिर पूरा पढ़ाने की क्या जरूरत है? फिर तो मुझे पता ही है कि ये क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, वही क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख दूंगी। उसके लिए तो 1 मिनट मात्र काफी है। और कितना मतलब शॉर्ट पढ़ाऊं बताओ, क्या चाहते क्या हो? एक एक शब्द लिखवा दूं हर चैप्टर के बारे में? कमाल करते हो बेटा। अरे जो पेपर में आएगा अगर वही मुझे पता चल जाए तो फिर मैं तुम्हें वही ना लिखवा दूं, फिर क्यों हम डेली क्लास लेंगे? जरूरत ही नहीं है फिर तो, है ना? तो बेटा कम से कम वो चीजें तो बोला करो जो लॉजिकल लगा करें। आगे देखो,
अब यहां पे इतनी बात आपने समझ ली, अब आप लिखिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश जी जो इनके सलाहकार थे, को मरवा दिया। ठीक है, क्यों मरवाया आपको रीजन मैंने कहानी में सुनाया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखिएगा, इनके जो पुत्र हैं शाहू जी, उनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। ऐसे लिखना, औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब द्वारा कैद, इनके पुत्र को भी और बेटा जी इनकी पत्नी येसुबाई को भी, इन दोनों को कैद कर लिया औरंगजेब ने। ठीक है, इन दोनों को कैद कर लिया, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे मुझे यह बताओ कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, संभाजी महाराज और राजाराम जी के बीच युद्ध हुआ, और आपके जब युद्ध हुआ तो कौन मरा, तो मैम सॉरी कौन हारा, राजाराम जी हार गए। संभाजी महाराज जो है बन गए शासक, बिल्कुल 1689 में ही मरवाया, क्योंकि 1689 तक ही उनका कार्यकाल है ना। उसके बाद में अब यहां पे जो इनके बेटे हैं, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, वो कैद हो गए। तो अब मुझे बताओ शासक कौन बनेगा। अब मराठा साम्राज्य को कौन संभालेगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल रायगढ़ औरंगजेब के अधीन हो गया, बिल्कुल सही बात है विनोद कुमार जी, और रायगढ़ के किले में ही कैद करके रखा इनको। इनको जो कैद किया गया है, यह भी मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने जब इन दोनों लोगों को कैद करवाया है तो वो रायगढ़ के किले में ही करवाया है। लिख देती हूं मैं, रायगढ़ के किले में, यहां पे ही कैद करवाया है। अब यहां पे कौन बनेगा बताओ, बहुत बढ़िया मैम, राजा राम जी बनेंगे, क्योंकि वही बचे यहां पर। अगर शाहू जी महाराज कैद नहीं होते तो शाहू जी बनते, लेकिन अब कौन बनेंगे, अब मैम शाहू जी महाराज तो कैद हैं, तो मैम जाहिर सी बात है कि राजा राम जी बनेंगे, क्योंकि यही बचे। अब औरंगजेब शासन नहीं चलाएगा। 1689 से 1700 एडी राजा राम जी यहां पर शासक बनेंगे। इनकी माता का नाम सोयराबाई, बताया था मैंने, माता कौन थी इनकी, सोयराबाई। ठीक है, उसके बाद में पिताजी कौन है इनके, तो मैम छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं ये। उसके बाद में इनकी पत्नी है ताराबाई, और इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है शिवाजी सेकंड, पुत्र हैं शिवाजी सेकंड। लिखना, 1689 में राजा राम जी को छत्रपति घोषित कर दिया, छत्रपति घोषित कर दिया। और आपको ध्यान रखना है कि इनका राज्याभिषेक भी 1689 में ही हुआ है, और यह हुआ था रायगढ़ में। इनका राज्याभिषेक, लेकिन अब इनको भी किससे डर है, इनका भी दुश्मन कौन है,
तो मैम इनका भी दुश्मन औरंगजेब ही है, क्योंकि अब तो वो पूरे मराठा एम्पायर के पीछे पड़ेगा कि मेरे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। तो राजा राम जी का राज्याभिषेक भले ही रायगढ़ में होता है, लेकिन ये रायगढ़ में रहते नहीं है परमानेंट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैम औरंगजेब इनका दुश्मन बन चुका है। औरंगजेब इनका दुश्मन है और इसी वजह से इनका राज्याभिषेक क्या हुआ? रायगढ़ में हुआ। अब ध्यान से सुनना, जब इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में, तो यहां पर क्या हुआ? रायगढ़ में मैम दोबारा से मुगलों का आक्रमण, मुगलों ने दोबारा से आक्रमण किया। और मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। मैम इसने ये आक्रमण यहां पर करवाया। मुगलों के ऐसे देखना, मुगलों के आक्रमण की आशंका, मतलब डर था कि मुगलों का आक्रमण हो सकता है। आक्रमण की आशंका यानी डाउट था राजा राम जी को कि मुगल यहां पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रायगढ़ को छोड़ दिया और ये जिंजी चले गए। ठीक है, रायगढ़ से ये कहां पहुंचे? मैम रायगढ़ से ये जिंजी चले गए। और जिंजी प्यारे बच्चे कहा जाता है कि ये यहां पर जिंजी में रहे। रायगढ़ छोड़कर कहां चले गए? मैम जिंजी चले गए। और जिंजी आपको बता दूं 1698 तक, जिंजी 1698 तक मराठों की राजधानी रही। राजधानी रही। क्यों मैम 1698 तक ही क्यों? इनका शासनकाल तो 1700 तक है, क्योंकि जिंजी पर भी मुगल आक्रमण करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि राजा राम जी यहां पर छुपे हुए हैं। ठीक है, अब ये कहां पर है? 1698 तक कहां पर है? मैम जिंजी में है। अब ये जिंजी का किला जो है, अब इस जिंजी के किले पर क्या हुआ? यहां 1698 तक मैंने आपको बताया कि मैम सबसे पहले ये रायगढ़ में थे। रायगढ़ में मैम मुगलों के आक्रमण की आशंका की वजह से जिंजी चले गए। और क्या हुआ? 1698 में जिंजी के किले पर मुगल सेनापति जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां ने आक्रमण किया। यानी जिस डर से ये जिंजी आए थे वहां पर भी पहुंच गए। ठीक है, ये जिस डर से जिंजी आए थे वहां पर भी ये पहुंच गए। तो आप कह सकते हो कि मैम जब आक्रमण किया तो यहां पे कौन छुपके है, कौन बैठा है जिंजी के किले में? राजा राम जी। तो इनको कैद कर लिया इसने, आक्रमण करके इनको अपनी कैद में कर लिया। अब आप कहोगे कि मैम जो जिंजी का किला है, जब इसमें इन्हें कैद कर लिया, मुगल सेनापति जुल्फिकार खां ने आक्रमण कर किया और लिखोगे राजा राम जी को कैद कर लिया, क्योंकि किले को चारों तरफ से घेर लिया है। राजा राम जी यहां पर कैद हो चुके हैं। अब जब ये यहां पर कैद हुए तो फिर यहां से अब ये भागेंगे। किले पर मुगल सेनापति जुल्फिकार खां ने आक्रमण किया। अब ये जो जिंजी का किला है, इस जिंजी के किले की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आक्रमण हो गया, राजा राम जी को यहां पर कैद कर लिया गया। अब राजा राम जी किसी भी तरीके से इस कैद से बाहर निकले और ये पहुंचे सतारा। ये कहां पर पहुंच गए? मैम सतारा। यानी इनका लास्ट पॉइंट है ये रायगढ़, रायगढ़ से जिंजी, जिंजी से हम कह सकते हैं मैम सतारा।
ठीक है, तो ये कहां पहुंच गए? सतारा। कब पहुंचे? सतारा पहुंचे 1698 में। और फिर क्या किया? 1699 में इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। अब दो क्वेश्चन बहुत तेजी से आ रहे हैं मैम। एक तो बताओ जिंजी का किला कहां पर है, तो बॉक्स में लिखती हूं। जिंजी का किला तमिलनाडु में है। कहां पर देखने के लिए मिलेगा? तमिलनाडु। और मैम सतारा कहां पर है? तो सतारा बेटा जी महाराष्ट्र में। ये लीजिए, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रखते हो, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब मराठों की राजधानी क्या है? आप कहोगे मैम महाराष्ट्र है। ठीक है, अब ये कहां पहुंच गए? मैम सतारा में पहुंच गए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपके राजा राम जी हैं, ये अपने आप को क्या कहते थे? शाहू जी का प्रतिनिधि मानते थे। राजा राम जी स्वयं को शाहू जी का प्रतिनिधि मानते थे। शाहू जी कौन है मैम? संभाजी महाराज के पुत्र हैं। प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। ये कहते थे कि इस गद्दी के जो असली हकदार हैं वो कौन है? तो आप कहोगे मैम इस गद्दी के जो असली हकदार हैं वो यहां पर शाहू जी महाराज थे, ऐसा राजा राम जी ने कहा। ऐसा किसने कहा? तो आप कहोगे कि मैम राजा राम जी ने कहा कि मैं तो केवल उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, क्योंकि वो नहीं है इसलिए मैं उनकी जगह पर यहां पे शासन कर रहा हूं। इन्होंने हमेशा ये स्टेटमेंट दिया राजा राम जी ने, हमेशा ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मुझे ये बताओ अष्टप्रधान को खत्म किसने कर दिया था? तो आप कहोगे संभाजी महाराज ने। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेटा जी राजा राम जी ने अष्टप्रधान में 2 पद और जोड़े। अष्टमंडल कह लो या अष्टप्रधान कह लो, एक ही बात है। 2 पद और जोड़े। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टप्रधान में 2 पद किसने जोड़े और वो पद कौन कौन से हैं, ये भी जान लो। एक पद था बेटा जी पंत प्रतिनिधि, और दूसरा पद हुआ करता था हुकूमत पन्ना। हुकूमत पन्ना। और अब आपको लिखना है कि उसके बाद हो गई राजा राम जी की मृत्यु। और ये कब हुई थी? तो मैम 1700 ईस्वी। अब यहां पे भैया शासक कौन बनेगा? अब यहां पर शासक कौन बनेगा, जल्दी से बताओ। कौन बनेगा शासक? किसे बनाऊं अब अगला छत्रपति में? बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। फटाफट बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम शाहू जी महाराज, लेकिन शाहू जी महाराज तो कैद में है, वो कैसे बन सकते? अगर वो बन सकते
तो फिर राजा राम जी ही नहीं बनते। जिन बच्चों ने कहा शिवाजी सेकंड, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब सुनो, अब यहां बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। अब आप कहोगे कि मैम अब यहां पे शासक बनेंगे शिवाजी सेकंड, लेकिन शिवाजी सेकंड की आयु पता है कितनी है? इनकी आयु थी केवल 4 वर्ष, यानी कि ये तो छोटे से बच्चे हैं। और ये कब से कब तक बनेंगे मैम? 1700 से 1707। मैम 1707 में मर जाएंगे क्या? नहीं। अभी मैं कहानी सुनाऊंगी, पहले बस इतना लिखो कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। 4 वर्ष की आयु है। तो बेटा इनकी जो माता है, माता का नाम क्या था? ताराबाई। माता ताराबाई ने संरक्षिका बनकर शासन किया, यानी इनको गद्दी पर बिठा दिया और खुद बन गई इनकी संरक्षिका। अब आप कहोगे कि 1707 तक ही क्यों? क्या ताराबाई की मृत्यु हो गई थी या फिर शिवाजी सेकंड को किसी ने मार दिया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब आपको पता है कि शाहू जी महाराज किसकी कैद में हैं? मैम शाहू जी महाराज औरंगजेब की कैद में हैं। और 1707 में क्या होता है मैम? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासक आते हैं वो मैम सारे के सारे कमजोर, और जिसमें शासक बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। और जब जो ताराबाई हैं, ये कोई कमजोर महिला नहीं है, बहुत बहादुर महिला हैं। इनके समय पर भी मराठा एम्पायर शक्तिशाली है। अब मुगल बड़े परेशान हैं क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका है। बाद में जो शासक आए वो सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे मैम बेवकूफ हैं, सारे के सारे निकम्मे हैं। अब बहादुर शाह प्रथम बड़ा टेंशन में, मुअज्जम बड़ा टेंशन में, क्या करा जाए? तो उससे कहा बहादुर शाह प्रथम से कि तुम एक काम करो, जो शाहू जी महाराज जिन्हें तुम्हारे पिता ने कैद कर रखा था उन्हें छोड़ दो। वो कहने लगा अरे भाई ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे भैया तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं, छोड़ दो उसे। अगर तुम उसे छोड़ोगे तो मराठा आपस में लड़ेंगे, मराठाओं में फूट पड़ेगी, मराठा शक्ति कमजोर होगी और तुम्हारा शासन मजबूत होगा। उसे लगा बात तो सही कह रहा है, ये बात तो गलत नहीं कह रहा। तो जो बहादुर शाह प्रथम है वो शाहू जी महाराज को आजाद कर देगा। अब भाई शाहू जी महाराज आ जाएंगे। शाहू जी महाराज ताराबाई से कहेंगे कि इस शासन पर तो मेरा अधिकार है। ताराबाई कहेंगी भाई तुम्हारा अधिकार कैसे है? मेरे पति ने इस शासन को संभाला है, छत्रपति बन के इसे ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका शासन है? जी नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। अब क्या होगा बेटा? जो इन्होंने सोचा था वही होगा। अब ताराबाई और शाहू जी महाराज के बीच में युद्ध होगा। तो मैम कौन जीतेगा युद्ध में? शाहू जी महाराज जीतेंगे और वो ताराबाई को हरा देंगे। और शाहू जी महाराज का यहां पर साथ पता है कौन देगा? बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक चित पावन ब्राह्मण है, एक साधारण ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, जो कि शाहू जी महाराज का साथ देंगे। और शाहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ से खुश हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें पेशवा का पद दे देंगे, जो कि मराठा एम्पायर में सबसे ऊंचा पद होता है। और फिर मराठा एम्पायर चलेगा पेशवाओं के दम पर। किसके दम पर? पेशवाओं के दम पर। तो अभी पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आप कहोगी मैं माता ताराबाई ने संरक्षिका बनकर शासन किया। नेक्स्ट 1707 में शाहू जी महाराज
को कैद से आजाद कर दिया। आजाद किसने किया है मैम? मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम ने आजाद कर दिया मैम। और जब इनको आजाद किया तो फिर बेटा अभी आ रही है आवाज? अभी बताइए, अभी आ रही है आवाज? मैं दोबारा बता दूंगी, सारा रिपीट कर दूंगी। एक्चुअली बैटरी चली गई, मेरे ध्यान नहीं गया उधर, है ना। चलो मैं दोबारा बताती हूं। दोबारा मैं ये बताती हूं कि देखिए, शिवाजी सेकंड बने हैं आपके अगले शासक, जिनका शासनकाल 1707 तक रहेगा। 1700 से लेकर 1707 यानी 7 वर्ष। और जब शिवाजी सेकंड आपके शासक बने हैं, छत्रपति बने हैं, उस समय उनकी उम्र है मात्र 4 वर्ष। तो उनकी माता जो है ताराबाई, वो उनकी संरक्षिका बनी और शासन करने लगी। इधर आपके शाहू जी महाराज जो औरंगजेब की कैद में थे, उन्हें आजाद कर दिया गया। और जब वो आजाद होकर बाहर आए तो उन्होंने इस शासन पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन ताराबाई ने उसका विरोध किया। जब विरोध हुआ तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कहा जाता है खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध हुआ बेटा जी 12 अक्टूबर 1707 को, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ताराबाई हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है शाहू जी। अब जो ताराबाई के सेनापति हैं, ये काफी बहादुर व्यक्ति हैं और ताराबाई इन पर काफी भरोसा भी करती हैं, जिनका नाम है धनाजी जादव। क्या नाम है? धनाजी जादव। ये इनके साथ में थे। अब ध्यान से सुनना। और शाहू जी महाराज का जो साथ दे रहे थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। ये काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। और ये कौन थे मैम? एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। इन्हें कहा जाता है चित्पावन ब्राह्मण। साधारण परिवार के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं आपके बालाजी विश्वनाथ जी। अब बालाजी विश्वनाथ जी बहुत बुद्धिमान हैं और इनका शाहू जी महाराज का साथ दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ जी ने धनाजी जादव को अपनी तरफ कर लिया। किसको? देखो मैंने यहां यादव लिख दिया है गलती से, जादव। धनाजी जादव जो किसके सेनापति हैं? ताराबाई के। बालाजी विश्वनाथ जी ने धनाजी जादव से कहा कि सुनो भाई, तुम हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने कहा भाई क्यों आ जाऊं? कि देख लो तुम्हारा ही फायदा है अगर तुम हमारा साथ दोगे तो। और ये काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इन्हें पता है किसी व्यक्ति को किस तरीके से कन्विंस करना है। तो बेटा जी इन्होंने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ जी ने इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। अब ताराबाई किस पे भरोसा करके बैठी हैं? धनाजी जादव पे। धनाजी जादव किसकी तरफ चले गए? बालाजी विश्वनाथ के साथ चले गए। और जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में इसी कारण से ताराबाई की हार हुई और बेटा जी शाहू जी महाराज की जीत हुई। क्योंकि इस युद्ध में भी एक तरीके से कूटनीति का प्रयोग हुआ। और वो कौन थे करने वाले? बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है। अब यहां पे जैसे ही प्यारे बच्चों युद्ध का अंत हुआ और यहां पे हार जीत का फैसला मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद में बेटा क्या हुआ, उसके बाद में हम लिखेंगे 1708 में सतारा पर शाहूजी महाराज का अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। तो अब यहां पर शासक कौन बन गए, मेम शाहू जी। शिवाजी सेकंड और ताराबाई राहुल पनवार जी यहां से चले गए। उन्होंने यहां से, अगर मैं बता दूं तो भाई जाहिर सी बात है कि जब ताराबाई हार गई हैं तो वो अपने बेटे को लेकर, शिवाजी सेकंड तो वैसे भी छोटे से बच्चे थे, आपसे कहा ही था कि जब वो आपके छत्रपति बने तो मात्र 4 वर्ष के थे। हाँ बिल्कुल, ताराबाई राजाराम जी की वाइफ थी। ठीक है, तो ये यहां से चले गए और सतारा पे किसका अधिकार हो गया, मैम सतारा पे अधिकार हो गया शाहूजी महाराज का। तो अब नेक्स्ट छत्रपति कौन बने, तो आप कहोगे कि मैम अब जो छत्रपति बने हैं, अब छत्रपति बन गए शाहूजी महाराज। मदद किसने की थी इनकी, मैम बालाजी विश्वनाथ जी ने। तो शाहू जी जो अब यहां पर शासन करेंगे वो शासन करेंगे पेशवाओं के दम पर, पेशवाओं के दम पर शासन करेंगे। तो शाहू जी महाराज यहां पर आपके नेक्स्ट छत्रपति होंगे और इन्हीं के समय पर कौन बने, प्रथम पेशवा बनाए गए। और प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। और केवल पेशवा नहीं बनेंगे बल्कि इस पद को बालाजी विश्वनाथ वंशानुगत कर देंगे कि मेरे बाद मेरा बेटा ही अगला पेशवा होगा। तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बने थे। कब से कब तक बने मैम, 1713 से और 1720। और इन्होंने ही क्या कर दिया था मैम, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत यानी कि हेरिडेटरी पोस्ट बना दिया, यानी मेरे बाद मेरा बेटा ही नेक्स्ट पेशवा बनेगा। और पेशवाओं में आप सबसे ज्यादा फेमस पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी, आपको याद आ गया होगा। पेशवा क्या है प्रीति जायसवाल, पेशवा इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और छत्रपति इट्स लाइक अ प्रेसिडेंट। आपके यहां रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास, तो यहां पे रियल पावर पहुंच जाएंगी पेशवा के पास। पेशवाओं के दम पर ही अब मराठा एम्पायर चलेगा, यानी छत्रपति के अधीन रहकर पेशवा मराठा एम्पायर को चलाएंगे। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि पेशवा बहुत ईमानदारी वाला पद है। ऐसा नहीं कि ये खुद छत्रपति को हटा के कहेंगे कि नहीं हम छत्रपति बनेंगे, इसे छत्रपति को मार दो। और पहली बार पेशवा कौन बना है, बालाजी विश्वनाथ। कौन व्यक्ति है मैम जिन्होंने शाहूजी महाराज का साथ दिया था, कौन थे मैम, चित्पावन ब्राह्मण, एक साधारण ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से कहां पहुंच गए थे, पेशवा के पद पर। जैसे बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए थे केवल अपनी बुद्धिमानी के दम पर, तो ये भी अपनी बुद्धिमानी के दम पर ही पेशवा के पद पर बैठे और इन्होंने छत्रपति से इस पद को वंशानुगत करवा दिया, यानी हेरिडेटरी पोस्ट करवा दिया, यानी कि मेरे बाद मेरा बेटा ही नेक्स्ट पेशवा बनेगा, कोई और नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड पेशवा कौन बनेंगे, बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740। मुझे लगता है कि कल हमें इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि आज हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो मराठा एम्पायर में कल हम पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम। तो इनमें पेशवा का पद की शुरुआत 1713 से 1720 और बाजीराव प्रथम रहेंगे 1720 से 1740। और बाजीराव प्रथम के समय मराठा एम्पायर ऊंचाइयों को छुएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो आज हम क्लास को यही विराम देते हैं।
बेटा रिवीजन स्लाइड नहीं दूंगी, ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनके मैं क्वेश्चंस दूंगी, आपको पहले ही बता चुकी हूं। मुगल एम्पायर के क्वेश्चन बाकी हैं और मराठा एम्पायर, दोनों के क्वेश्चन एक साथ आपको टाइप कराकर संडे में या फिर मंडे में मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।